जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग जो एमपी केवीसीएल का एग्जाम हुआ था मार्च में, लाइन अटेंडेंट का, उस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमारा सेकंड पेपर का सॉल्यूशन है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश बिजली विभाग की जो भर्ती हो रही है उसके लिए निःशुल्क क्लास चला रहे हैं यूट्यूब पर। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से प्ले लिस्ट डली है। टोटल 35 क्लास हो चुकी है, जिसमें अर्थिंग पढ़ा चुका, रजिस्टेंस पढ़ा चुका, इंडक्टर पढ़ा चुका, कैपेसिटर पढ़ा चुका, सेफ्टी ये फायर के सारे क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों यदि आप भी पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो और जाके वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा ये जो पेपर है। तो ये हमारा जो पेपर है लाइन अटेंडेंट का पेपर है। ये 28 मार्च 2025 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, जो विद्यार्थी था उसका नंबर जितने भी आया, कोई इशू नहीं, 33 है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम टेक्निकल क्वेश्चन पे जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन कौन कौन से, तो टेक्निकल क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। दोस्तों आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना, आज उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि हम सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्या हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करने को उसको पार्ट में, टेक्निकल कभी चेंज नहीं होता। टेक्निकल मजबूत कर लो, टेक्निकल हमारे चैनल से पढ़ लो या कहीं से पढ़ो, पर टेक्निकल मजबूत कर लो। क्लियर है दोस्तों। और नॉन टेक्निकल जो आएगा, देखो मैथ्स और रीजनिंग आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग कभी नहीं बदलता। जो भी क्वेश्चन का पैटर्न वही के वही, आपको ब्याज के क्वेश्चन ब्याज के बदलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर पैटर्न होता है। पर बच्चों आप जीके जो पढ़ रहे हो, जीके अपार है, तो पहले इनको क्लियर करें और जीके पहले एमपी का पढ़े, फिर उसके बाद वर्ल्ड का पढ़े। करंट की थोड़ी सी चीजें चलने दे कि क्या क्या चल रहा अभी। तो इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन में होने में आसानी होगी। तो हम टेक्निकल का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। मैं झूम कर देता हूं स्क्रीन को, और तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर, है ना। इसको मैं और थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणीय प्रतिघात एक्सएल का मात्रक क्या होता है। प्रेरणीय प्रतिघात क्या होता है? तो प्रेरणीय प्रतिघात जब किसी सर्किट में, जब कोई एसी करंट, एसी सर्किट, एसी परिपथ में क्या लगी, कुंडली लगी है। क्या लगी है? कुंडली। और कुंडली के कारण करंट में होने वाले परिवर्तन क्या क्या कर रहा है, विरोध करे, उसको बोलते हैं इंडक्टर या प्रेरणीय प्रतिघात। इसको हम एक्स से एल से दर्शाते हैं, हाँ या ना। इसका जो सूत्र होता है एक्स एल का, याद रखिएगा, 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एफ एल। क्लियर दोस्तों। प्रेरणीय प्रतिघात का सूत्र होता है 2 पाई एफ एल होता है, और इसको हम काय में नापते हैं, ओम में। जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने का जो करंट का विरोध करता, वैसे ही एसी सर्किट में, एसी करंट वाले सर्किट में करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम प्रेरणीय प्रतिघात इंडक्टेंस कहते हैं, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, इसका आंसर आएगा थर्ड। फिर मैं बता रहा हूं आपको, बच्चा कंफ्यूजन यहां होता है। प्रेरक यानी इंडक्टर का मात्रक होता है हमारा क्या, एल। मात्रक होता है एल, जिसको हम बोलते हैं हेनरी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र होता है हमारा क्या, ओम। दोनों में अंतर है। क्लियर है दोस्तों। इसके कारण हमारा जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे हो जाता है। एग्जाम में आता है, हाँ ये भी याद रखिएगा। प्रेरणीय प्रतिघात में करंट कितना डिग्री पीछे रह जाता है, 90 डिग्री। किससे? वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है करंट, लीक करता पीछे। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर दिक् परिवर्तन के छोर पर एक कुंडली द्वारा स्पिन किए गए आर्मेचर चालक या एलिमेंट की संख्या क्या होगी। आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर में कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तन का पता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, सप्लाई को बदलता है, या तो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। दो अलग अलग मैकेनिकल कन्वर्टर होते हैं जो मोटर और जनरेटर में अलग अलग काम करते हैं। तो आर्मेचर दिक् कम्यूटेटर छोर पे कुंडली द्वारा स्पिन किए गए चालक तार और एलिमेंट की संख्या क्या कहलाती है, समझना। ये हमारी स्लॉटें हैं, यानी आर्मेचर की स्लॉट है। इस स्लॉट में मैंने कॉइल लगाई, हाँ या ना, ये कॉइल लगी, समझना है ना। इस कॉइल को ये बोलेंगे फ्रंट पिच, इधर इधर, हाँ या ना। इसको बोलेंगे बैक पिच, इसको बोलेंगे स्पेन, कॉइल स्पेन। और ये होता है कंडक्टर, है ना, जिसमें तार रखा जाता है। अब फ्रंट पिच क्या करता है, ये फ्रंट पिच कहता है जो आर्मेचर से कॉइल निकलती उसका पहला कंडक्टर और दूसरा अंतिम कंडक्टर, यानी पहला कंडक्टर से अंतिम कंडक्टर कितनी दूर रखाना है, ये काम करता है हमारा फ्रंट पिच। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अब
ये किससे कनेक्ट होता है आगे जाके, तो आगे जाके ये किससे, कम्युनिकेटर के सेगमेंट से कनेक्ट कर देते, कम्युनिकेटर होता है इसके आगे, उससे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये होता है हमारा फ्रंट पिच। फ्रंट पिच का सूत्र होता है चालकों की संख्या यानी कंडक्टर की संख्या बटे पोल की संख्या प्लस माइनस 2। ठीक है, या एग्रेसिव वाइंडिंग है या रिट्रीगेशन वाइंडिंग है, वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक 3 फेज मोटर है, उसके स्टेटर वाइंडिंग का कैसे टेस्ट करेंगे, यानी स्टेटर में वाइंडिंग में दोष है तो आप कैसे टेस्ट करोगे। तो दोस्तों याद रखना 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। यदि कोई मोटर में 3 प्रकार का आपको टेस्ट करना, पहला होता है हमारा कौन सा टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, निरंतरता टेस्ट। सर ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्या करता है, आपका कंटिन्यूटी यानी जो आप मोटर की वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग है उसमें करंट कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है, करंट आ रहा है कि नहीं ये बताता, कंटिन्यू सप्लाई आ रही कि नहीं, सप्लाई तो नहीं है, कटी हुई है, तो ये बताता, ये टेस्ट करेंगे। यदि ये टेस्ट सही है तो दूसरा हम करेंगे इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट क्या होता है, हम क्या करेंगे, वाइंडिंग की प्रत्येक कोइल, जो कोइल लगाई हमने मोटर के अंदर है, जो कोइल है, वाइंडिंग की प्रत्येक कोइल और बॉडी, जो मोटर की बॉडी है, जो मोटर की बॉडी है और इसके अंदर जो कोइल लगी हुई है इसके स्लॉट में, उन दोनों के बीच कहीं पर यानी इंसुलेशन ब्रेक तो नहीं हुआ है, वहां पर हम मेगामीटर से हम चेक करेंगे कि इनका इंसुलेशन क्या हो रहा है। यदि इंसुलेशन कम आ रहा है तो हमारी वाइंडिंग आपस में क्या होगा, ये बॉडी और इनके बीच में इंसुलेशन यानी शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो ये चेक करेंगे। तीसरा होता है हम शॉर्ट सर्किट, क्या चेक करेंगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में हम देखेंगे कि 2 कोइल आपस में शॉर्ट तो नहीं हुई है, ठीक है, तो ये 3 चीजें हम देखेंगे। तो इन्होंने पहला बार लोड डाल के देखेंगे, नहीं, आप पूर्ति वोल्टेज को बढ़ा कर देखेंगे, रोटर का मैनुअल रूप से घुमाएंगे, प्रति फेज धारा के माप करके रोधन का प्रतिरोध जाता है। रोधन का प्रतिरोध का मतलब होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या क्या आप करेंगे, दूसरा वाला टेस्ट जो इंसुलेशन अपन नापेंगे कि प्रत्येक वाइंडिंग और मोटर की बॉडी के बीच कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, टच तो नहीं हो रहा, ठीक है। विद्युत अपघटनीय संधारित्र किस 2 प्रकार से उपलब्ध होता है, ये मैंने कल ही पढ़ा है दोस्तों मेरी क्लास में, ठीक है, आप जाके देख भी सकते हो, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, कोई उसका चार्ज तो है नहीं। जो कैपेसिटर होते कितने प्रकार के, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, विद्युत अपघटनीय कैपेसिटर। ये पोलर कैपेसिटर होता है, पोलर का मतलब ऐसे कैपेसिटर जो डीसी पे काम करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। ये इसमें 2 होते हैं, एल्यूमिनियम और टेंटलम, एल्यूमिनियम और टेंटिलियम। एल्यूमिनियम इसमें कुचालक ऑक्साइड मिला, ये धातु होती है एल्यूमिनियम, और टेंटिलियम क्या मिलाया जाता है, ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इन 2 धातु को मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद ये 500 वोल्ट तक काम करता है। क्लियर है? इसका उपयोग, इस कैपेसिटर का उपयोग हम क्या के लिए करते हैं, तो वोल्टेज को स्थिर करने के लिए, जहां वोल्टेज आपको स्थिर करना है या शोर, जो शोर होता है साउंड का शोर को कम, नॉइस कैंसुलेशन करना है, वहां पर हम इसका कैपेसिटर का यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला होता है एक कैपेसिटर में पराविद्युतांक की मोटाई और धारिता के बीच क्या संबंध है। सारे क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं और क्वेश्चन भी कराया मैंने। तो कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या होती है, C बराबर ε0 A/D। ये क्या होता है, ε0 पराविद्युतांक। सर पराविद्युतांक का क्या होता है, बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। ए क्या होता है, क्षेत्रफल, और डी क्या होता है, दूरी, प्लेटों की मोटाई। अब दोस्तों क्या होता है, कैपेसिटर पहले ये पता होना चाहिए बनता कैसे। तो कैपेसिटर दोस्तों 2 चालक प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ भरा जाता है। ये तांबे के प्लेट में हमने माइका भर दिया 2 प्लेट के बीच में, तो हमारा कैपेसिटर बन जाता है। तो कैपेसिटर में वो पूछ रहे जो गुण है, जो हम चार्ज स्टोर करते हैं, उस गुण को हम बोलते हैं धारिता या कैपेसिटेंस। तो वो पूछ रहा है कि इसमें पराविद्युतांक का मतलब कुचालक की मोटाई बढ़ा दे, हम कुचालक को और फैला दे तो क्या होगा। तो याद रखना जो दूरी होती है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आपने मोटाई बढ़ाई तो धारिता क्या हो जाएगी, उसमें आवेश को स्टोर करने गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो धारिता, मोटाई बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए पहला ही ऑप्शन आएगा दोस्तों, बाकी सब गलत है। विनिर्माण के दौरान वाइंडिंग डाटा विस्तृत रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है। यदि आप फिर से मोटर की वाइंडिंग करना चाहते हो तो आपको डाटा क्यों रखना, भैया आपको डाटा इसलिए रखना है क्योंकि जैसे मान लो 1440 का पंखा है, आपने 1440 आरपीएम का पंखा है, तो आपके पास डाटा क्या, आपको आपकी रनिंग वाइंडिंग में कितने डालना है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितना आपको तार लपेना, उसके बाद आपको कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर यूज करना है।
इसके लिए हम यूज करते हैं रीडाटा। तो भैया आपको इससे क्या होगा, मरम्मत करने में आसानी होगी, आप वाइंडिंग करने में आपको आसानी होगी। इसलिए जो कंपनी होती है बहुत सारी, तो वो क्या करती है, डाटा चार्ट देती है कि आपको 1440 आरपीएम का पंखा बनाना है तो इसमें इतने स्टैंडर्ड वायर गैस से इतने स्टैंडर्ड वायर गैस का वायर यूज करोगे, इतना आपको प्राइम रनिंग वाइंडिंग में लपेटना, उतना स्टार्टिंग वाइंडिंग में। एक मल्टीमीटर को वोल्टमीटर के रूप में कैसे कार्य करता है, क्योंकि भाई मल्टीमीटर को याद रखिएगा दोस्तों, एवीओ मीटर भी कहते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर और क्या नापता है, ओम मीटर यानी रेजिस्टेंस। एवीओ मीटर कहता है ये तीनों को नापता है, ठीक है। अमीटर जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर को जो हम वोल्टमीटर के रूप में नापते हैं। तो भैया याद रखिएगा, जब भी आपको किसी को भी मल्टीमीटर बनाना तो उसके सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसके कारण ये क्या होगा भैया, ज्यादा आसानी से क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा। क्लियर इतना। तो हम वोल्टेज की, यदि मैंने बोल दिया मल्टीमीटर, यदि वोल्टेज की रेंज बढ़ानी, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि यदि वोल्टमीटर है उसकी रेंज बढ़ानी है आपको, यानी उसको ज्यादा वोल्टेज तक नपवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सीरीज में ज्यादा मान के रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। उच्च वोल्टेज रेंज मीटर की गति के साथ गुणक प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ देंगे। क्लियर है, यानी वोल्ट मीटर के साथ हम काय में सीरीज में जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेराडे के दूसरे नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का परिणाम किसके समानुपाती होता है। फेराडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नियम दिया था, जो मोटर जनरेटर इन सभी पे लागू होता है। वो बोलते हैं कि जब हम किसी चालक में, यदि किसी कंडक्टर में हम क्या देते हैं, करंट देते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में हमने क्या लपेटी हुई, कॉइल, इसमें जब हम करंट देते हैं तो करंट देने के कारण इसमें क्या बन जाती है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाती है। अब ये फ्लक्स यहां और यहां, फ्लक्स यहां से यहां तक आने में फ्लक्स में क्या आ जाता, परिवर्तन हो जाता। इस परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता, वोल्टेज। क्या उत्पन्न हो जाता, वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर आएगा हमारा जो होगा, जो हमारा वोल्टेज होता है, विद्युत वाहक बल, वो फ्लक्स में होने हुए परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, तो ऑप्शन है परिवर्तन धारा की मात्रा, चालक का प्रतिरोध, धारा की आवृत्ति नहीं, फ्लक्स से लीकेज में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी सिंप्लेक्स से लेफ्ट वाइंडिंग होती है कुंडली में, तो उसका एक सिरा, ठीक है, उसका उस वाइंडिंग में कुंडली का अंतिम सिरा आसन कुंडली को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारे याद रखेगा सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग जो होती है, वो वाइंडिंग का हम कुंडली, जो हमारी वाइंडिंग होती है, ठीक है, सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, उसका जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है, उस वाइंडिंग का अंतिम सिरा वो क्या होता है, पहला सिरा पोल से होता है और अंतिम सिरा हमारा किससे जुड़ा होता है, कम्यूटेटर। जो हमारा कम्यूटेटर दिक् परिवर्तन होता है, वो क्या करता है, सप्लाई को कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, डिपेंड करता है आप मोटर ले रहे हो या जनरेटर। तो ये किससे जुड़ा होता है, कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़ा होता है। क्लियर दोस्तों। भू इलेक्ट्रोड में प्रतिरोध को मापने के लिए, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया अर्थिंग वाले चैप्टर में। जब भी हमारा भू का मतलब तो जमीन, जमीन में डाला गया या ना ऐसा चालक इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापने के लिए क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है कि जमीन का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यदि कम से कम नहीं हुआ तो हमारा करंट जो लीकेज होगा, हमारी मोटर है, यदि लीकेज हो रही करंट, ठीक है, यदि लीकेज हो रहा करंट, तो वो जमीन में उतार नहीं पाएगी, क्योंकि उसको रोकने वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो भैया हम सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध काफी क्या होना चाहिए, कम। तो हमारे जमीन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 हम मानना चाहिए, और वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, 0। एग्जाम में आता है विभव कितना होना चाहिए, 0, और रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 0। तो सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध काफी कम होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना आपने को। आपने ऐसा धातु ले ली जमीन के लिए कि जिसका प्रतिरोध ही ज्यादा है, क्लियर है, तो आप उसको क्या करोगे, करंट को जान देगा वो, क्या नहीं। एक कोर रूप का ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो आपको मैं बताता हूँ, ये होता है कोर टाइप। कोर टाइप क्या होता है, इस टाइप की कोर होती है, उन कोर के ऊपर ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग, और ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइप से लपेटी जाती है सर, इससे ये कोर बोलते हैं इसको कोर। ये सिलिकॉन के कोर से बना होता है, सिलिकॉन, ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर से। इनके बीच में जो फ्लक्स से लीकेज होता है, यानी फ्लक्स से बना चुंबकीय पथ, वो ज्यादा लीकेज होता है। इसकी दक्षता क्या होती है, कम से कम होती है। ठीक है, इसका वितरण ट्रांसफार्मर, यानी हम वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में कोर टाइप का यूज करते हैं। क्लियर है, इसमें लिंब की संख्या कितनी होती है, इसको बोलते हैं, जिसपे हम वायर लपेटते हैं उसको बोलते हैं लिंब। लिंब की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो एक, हाँ, प्राथमिक वाइंडिंग की कोर लिंब 1 होती है, द्वितीय की दूसरी होती है। हाँ, सही बात है, इसमें प्राथमिक की अलग होती है और दूसरी द्वितीय की अलग होती है। तो ये आंसर सही हो गया। वाइंडिंग एक ही कोर पे संकलित नहीं, ये होता हमारा
जो दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग लपेटते, क्लियर, दोनों वाइंडिंग क्रोड एक ही लिंब पे नहीं, ठीक है, तो ये इसलिए यह आंसर भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक ऐसी सर्किट में आवृत्ति बढ़ जाए तो संधारित्र प्रतिघात क्या होगा। ये कल ही मैंने जो यूनिट पढ़ाई है कैपेसिटिव का थर्ड पार्ट, उसमें मैंने बताया था। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक एक्सी से डालते हैं, इसको संधारित्र प्रतिघात बोलते हैं। वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको एक्सी से दर्शाते हैं। एक्सी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, क्लियर है। हमें से याद रखिएगा कि जो संधारित्र प्रतिघात होता है एक्सी, ये क्यों उत्पन्न होता है याद रखिएगा। इसका मान जब हम किसी कैपेसिटर, जब हम जो सर्किट होता है उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, करंट को 90 डिग्री आगे ले जाता है, करंट को 90 डिग्री क्या ले जाता है, आगे ले जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा जैसे रेजिस्टेंस का होता है, इसका भी क्या होता है, ओम, क्लियर है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि आवृत्ति बढ़ जाए, आवृत्ति बढ़ा दो, एक दूसरे के उल्टे बैठे, यदि आवृत्ति बढ़ी तो ये क्या हो जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि वो बोलते कि आवृत्ति कम कर दे तो उतने ही गुना वो बढ़ जाएगा। समझना है, क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से भी आते हैं, ठीक है, कि यदि मान लीजिए आवृत्ति 4 गुना बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना। अब 4 गुना कुछ भी नहीं करना आपको, आवृत्ति की जगह हटा के कितना, 4 गुना, ये 4 रखा। अब इसको ऊपर सीधा सामने से देखोगे ऊपर से तो ये इसके क्या दिख रहा है, 1/4, तो 1/4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी पदार्थ का पराविद्युतांक के निम्नलिखित में किसका अनुपात दर्शाता है। अब देख लो, जो विद्यार्थी डेली क्लास देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। किसी पदार्थ का पराविद्युतांक के क्या होता है, पराविद्युतांक क्या होता है, कुचालक। तो कुचालक क्या बताता है कि पदार्थ कौन सा भरा हुआ है, जैसे मैंने माइका रबड़, ठीक है, उसके बाद उसके बीच में वायु की धारिता, यानी वायु के कारण कितनी धारिता उत्पन्न हो रही है और वो उसके कारण कितनी धारिता उत्पन्न हो रही, उन दोनों का अनुपात, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता हमारा, के, पदार्थ का के कहलाता। यह है कि हाँ, पदार्थ का युक्त धारिता और वायु के युक्त धारिता, ठीक है, क्लियर दोस्तों। के का मान है, याद रखें, के का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एसी मोटर में कुंडल में, कुंडली का वह हिस्सा जो क्रोड और स्लॉट में होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एसी मोटर है हमारे पास, एसी मोटर में हमने स्लॉट में जो भाग, समझना, ये हमने भाग रखा है ना, कॉइल को रखा इसमें, इसको बोलते हैं फ्रंट पिच, इसको बोलते हैं बैक पिच, इसको बोलते हैं कॉइल स्पैन, इन दो के बीच की दूरी को, ठीक है। और जिस भाग में चालक में स्लॉट में रखते इसको बोलते हैं एक्टिव पिच, जहां पर वोल्टेज ईएमएफ बनता है, क्या बनता है, ईएमएफ, तो इसको बोलते हैं एक्टिव पिच। क्या बोलते हैं, एक्टिव पिच। इसने बोला क्रोड स्लॉट में कौन होता है, स्लॉट में जिसको रखते हैं हम उसको बोलते हैं एक्टिव पिच। इन्होंने बोला एक परिवेश मुद्रा की मृदा है ना, हम कह सकते हैं मृदा का मतलब होता है मिट्टी की चालकता सुधारने के लिए, भू इलेक्ट्रो प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, तो सीधी सी बात है, जमीन की जो प्रतिरोध को कम करने के लिए हम नमक डालते हैं और साथ में क्या डालते हैं, कोयला। अब एग्जाम में क्वेश्चन और चेंज हो सकता है, कितना डाल सकते हैं, तो नमक और कोयला कितना डालना है आपको 10-10 केजी, कितना, 10-10 किलो नमक, 10 किलो आपको क्या लेना है, आपको कोयला। और याद रखना, प्लेट अर्थिंग जब करते हैं तो उसमें कितना प्लेट हो रही है, पाइप अर्थिंग, तो 15 सेंटीमीटर आपको डालना रहता है। कितना गड्ढे पे, 15 सेंटीमीटर की गैप भरना पड़ती है किसी कोयले और नमक की। आप क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि जो हम प्लेट अर्थिंग करते हैं उसमें प्लेट का आकार कितना होता है, तांबे की प्लेट है। आवृत्ति मीटर का मूल संचालक सिद्धांत क्या है, आवृत्ति, दोस्तों आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारा जो एसी करंट होता है वो एसी करंट एक साइकिल में चलता है, ऊपर नीचे। सर हमने तो कभी देखा नहीं दोस्तों, आप जब करंट को हाथ लगाते हो तो वाइब्रेट होते हो, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 50 बार हमारा करंट पकड़ता है और 50 बार छोड़ता है, इसी को बोलते हैं आवृत्ति। समझ में आया। अब यही होती है आवृत्ति, तो इसको बोलते हैं 1 सेकेंड में कितना, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/टाइम, इसका सूत्र होता है 1 सेकेंड में तय की गई साइकिल की संख्या। देखो आप साइकिल चलाई होगी बचपन में, जब पेडल मारते थे तो एक पेडल नीचे जाता था एक ऊपर, वैसे ये देखो
ये पेडल, एक ऊपर जा रहा तो एक नीचे, तो 1 सेकेंड में तय की गई साइकिल की संख्या उसको हम बोलते हैं आवृत्ति, और भारत की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। तो अब यहां पर आवृत्ति का सूत्र होता है आवृत्ति बराबर 1 टाइम। अब ये बोला क्या होता है, तो एसी में ही होता है, केवल किस में होता है, एसी में। डीसी तो डायरेक्ट करंट होता है। तो एक विशिष्ट एसी सिग्नल जो चक्रों की संख्या की गणना करे, वही जो हमारा कितने 1 सेकेंड में कितने चक्र चल रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। याद रखेगा अमेरिका की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। ठीक है। आर्मेचर में फ्रंट पिच क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ये स्लॉट है, इन स्लॉट के बीच में इस तरह से कोयल रखी, इसको बोलते हैं फ्रंट पिच। इसको बोलते हैं हम एक्टिव स्लाइड, जहां वोल्टेज बनता है अंदर, जहां स्लॉट के अंदर वो कोयल रखते हैं। इसको बोलते हैं हमारी बैक पिच, पीछे की पिच को बैक पिच। इसको बोलते हैं हम कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। क्लियर है। फ्रंट पिच जाके हमारा आर्मेचर में कम्यूटेटर से मिलती है, किससे मिलती है, कम्यूटेड सेगमेंट से, जिसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये हमारा कम्यूटेटर है, 1 2 और 3। ठीक है। ये कॉइल गई, ठीक है, ये निकली, ये इससे मिल गई। अब ये भाई गया, ये इधर गया इससे। तो ये कम्यूटेटेड सेगमेंट से जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच। ये फ्रंट पिच होती है। ए और बी पे कुल प्रतिरोध कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बच्चा देख के घबरा गया, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको उठाना है। ठीक है, इसको उठाना हो, इसको है ना बराबर, ये 2 वायर को उठाया, ये इसको सीधा कर लो, कर लिया सीधा, ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखो ये 2 वायर को उठाया, सीधा कर लिया, तो ये डायग्राम ऐसा बन गया। ये बीच वाला तो है ही सर, हाँ या ना, 10 और 10। अब नीचे वाले वायर को भी सीधा कर लो, ऐसा उठाओ और सीधा इसके पास, इसको सीधा करके ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर भी 20 Ω और यहाँ पर भी 20 Ω। अब बताओ मेरे को, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, 10 और 10 सीरीज में। सीरीज का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। जब कोई व्यक्ति रजिस्टर में यदि कोई लाइन में, एक लाइन में बैठा, उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, हाँ या ना। तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये 20, ये सेकेंड वाला 20 तो है सर। अब दूसरा ये भी कायम में बैठे सीरीज में, 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40। ये बताओ, ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब आमने सामने को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। बस अब कुछ नहीं, इन तीनों को सोल्व करना है। इन तीनों को सोल्व करते हैं हम, इन तीनों को सोल्व करते हैं तो 1/R। ठीक है, ये मैं पहले लिख देता हूं, 20 20 40। अब देखो इसको साफ कर देता हूं, तो यहां पर आ गया आपका 20, ये भी आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 40, हाँ या ना। अब इधर ये समांतर सूत्र R1 R2 और R3। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। R1 का है 20 1/20, R2 का है 1/20 और R3 का 1/40। लघुत्तम क्या आएगा, 40। 20 के पहाड़े में 40 2 बार आते हैं, 20 के पहाड़े में 2 बार और 40 के टेबल में 40 1 बार। तो 1/R कितना होगा, 2 2 4 और 1 5, 5/40। अब इसको उल्टा कर दो R को, तो क्या हो जाएगा, 40/5, 40/5। 40 को हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 5 बार। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8। देखते हैं आंसर में है कि नहीं, आंसर गलत तो नहीं था, ये 8 ओम। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। भू अर्थिंग के लिए चालक बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है, तो दोस्तों हम तांबे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तांबे का। याद रखेगा, यदि प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट का जो साइज होता है तांबे का, ठीक है, हम गड्ढा 90x90 का गड्ढा खोदते हैं, लंबाई चौड़ाई, और उसके प्लेट की साइज होती है 60, लंबाई होती है 60 चौड़ाई, और मोटाई कितनी होती है 3/18। याद रखना, यदि हमारे GI की है गैल्वेनाइज आयरन की, तो उसकी हम जो मोटाई लेंगे 6/30 mm लेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये तांबे का। फ्यूज, दिशा निर्देशों के अनुसार फ्यूज की धारा रेटिंग से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्यूज रेटिंग क्या होती है, पहले फ्यूज की धारा रेटिंग समझना। मैंने एक फ्यूज बनाया, फ्यूज फ्यूज क्या करता है, हमारा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। जो चीनी के बनते हैं ना, पोर्सिलिन के, पहले मोटर इनमें कटआउट लगते थे, कटआउट भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता था,
इसमें करंट रेटिंग क्या कहलाती है, धारा रेटिंग क्या कहलाती है? तो धारा रेटिंग क्या कहलाती है, हमारा जो फ्यूज तार है वो अधिकतम कितना करंट उस पर पिघल जाए, इससे ज्यादा तापमान यानी इतना करंट सहन कर लो जिस पे पिघल जाए, उसको ही बोलते हैं उसकी करंट रेटिंग। मान लो मैंने बोला इसमें जो तार है वो 20 एम्पियर करंट पे पिघल जाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, धारा रेटिंग, अधिकतम से अधिकतम। तो सबसे परिपथ में सबसे छोटी केबल की रेटिंग, परिपथ में कुल लोड, ठीक है, परिपथ में अधिकतम वोल्टेज, फ्यूज वाहक की रेटिंग। तो ये बोल रहा है कि जो फ्यूज में दिशा निर्देश के फ्यूज में करंट की रेटिंग इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं, यानी आप किससे अधिक नहीं लोगे, तो जो आपका, ठीक है, मान लीजिए, समझो मेरी बात, आपने एक पंखा लगाया, इस फैन के लिए आपने एक वायर डाला इससे फ्यूज से, अब ये वायर जो है ना आपका 1 mm का है, अब इससे इसकी रेटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर? 1 mm यदि ये करंट यूज कर रहा है, ठीक है, ये फ्यूज, तो उसमें जो तार का रेटिंग है उससे मानो 6 mm, तो 6 mm के पहले ये क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, तो उससे कम हम रेटिंग वाला यूज करेंगे। एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर, इंडक्टर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने पढ़ा, एयर होता है, लोहा होता है, फेराइड होता है। एयर कोर का हम यूज कहां पर करते हैं, तो एयर कोर का हम रेडियो वाली जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर सर्किट में यूज करते हैं। इसके अंदर एयर का कोई कुंडली होती है जिसके अंदर कोई कोर नहीं होती, यानी हवा इसमें क्या होती है, कोर का रूप में यूज करती है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है जिसमें कोई चुंबक का काम नहीं करता, तो उससे बना हुआ कोर यूज करते हैं, ठीक है, यानी कोई लोहे का तो नहीं करता, तांबे का और एल्यूमिनियम, लोहे चुंबकीय भी नहीं करते, अनुचुंबकीय जो उसमें हवा होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ तो उससे कहते हैं जिसमें चुंबकशीलता ना हो, ठीक है, हवा। 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रचालन किस सिद्धांत करते हैं, तो 3 फेज मोटर का जो सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ये क्या हो गया इसमें, हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहता है जब हम स्टेटर, जो हमारा मोटर में वाइंडिंग किसमें करते हैं, स्टेटर में, जो स्थिर रहता है, घूमने वाला भाग कौन होता है, हमारा रोटर। तो जब हम स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं तो उसमें जब हम करंट देते हैं, जो स्टेटर होता है उसमें हम जब वाइंडिंग कर देते हैं, कोयल बिछा दी, तो उसमें हम जब क्या देते हैं, करंट देते हैं, करंट देने के कारण उसमें क्या बनता है, चुंबक बन जाता है। तो जो चुंबक बनता है वो चुंबक क्या करता है, रोटर पे बल लगाता है, तो उसमें भी बल के कारण उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबक। ये चुंबक एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और इसी कारण रोटर क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चालक को घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र यानी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें उत्पन्न होने वाला करंट, ठीक है, फ्लक्स, और जो हमारा रोटर रखा, जो चालक रखा, उसमें उत्पन्न होने वाला फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करते हुए, विरोध के करने के कारण ये घूमने लगता है, ठीक है, उसमें करंट का प्रचालित होने लगती है। तो हमारा इसका आंसर आएगा 3rd। बिल्कुल सही है ये आंसर है ना। बहुत बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, गलत है, नहीं गलत नहीं था भाई, हाँ, ये अपने काम का प्रतिबल वाला काम का नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताइए, नहीं करवाया, कौन सी आवृत्ति केबल है जो 33 केवी तक लाइन के लिए की जाती है, 66 केवी तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हम जो भूमिगत केबल होती है वो 3 प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया था। पहला होता हमारा कौन सी, बेल्टेड केबल, दूसरा होता है स्क्रीन केबल, तीसरा होता है दाब प्रेशर केबल। बेल्टेड केबल जो हमारी होती है वो 11 केवी तक यूज करी जाती है। स्क्रीन केबल 2 प्रकार की होती है, एच और एसएल प्रकार की, जिसका उपयोग हम 33 केवी से और अधिकतम कहां पर 66 केवी तक यूज कर सकते हैं, ज्यादा 66 केवी तक, पर हम 33 केवी तक ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होगी, क्लियर है। पेपर और एक से एलपी, ये भी बताया, पेपर इंसुलेटेड और एक से एलपी। क्रॉस लिंक पेपर इंसुलेटेड केबल पॉलीथीन ऑयल की बनती है। विद्युत उपकरण मशीनों को फ्रेम को अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं हम, अर्थ इसलिए करते हैं जो लीकेज करंट होता है वो जमीन में चले जाए, जिससे हमारा कोई शॉर्ट सर्किट यानी विद्युत शॉक यानी झटके से बचाया जा सके। तो इसमें प्रति एक समान विभव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मोटर को ठंडा देने के लिए नहीं, मोटर को प्रचालक को वोल्टेज कम करने के नहीं, दक्षता बढ़ाने के नहीं, भूमि दोष के प्रति एक समान विभव और सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा निश्चित करने के लिए एक समान विभव यानी वोल्टेज क्या होना चाहिए, उसका 0। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में धारिता प्रतिबाधा फेस कौन कितना होता है। तो दोस्तों, धारिता इंपीडेंस क्या होता है एसी सर्किट में, 1 से C 1/2 पाई FC। इसमें क्या होता है भैया, जो हमारा करंट है उसको 90 डिग्री आगे निकल जाता है, ठीक है, किससे, वोल्टेज से।
अब इनने पूछा है कोण एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, इनने आंसर 90 माइनस 90 दिया। नहीं दोस्तों ये गलत है, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। या तो 90 डिग्री होता तो सही होता, माइनस का मतलब ये तो करंट 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, ठीक है। करंट तो वो इंडक्टर के केस में होगा, यह लीडिंग लेग होगा, लीड होगा, लीडिंग, लेगिंग नहीं, माइनस, ये गलत है। इसका आंसर ये आएगा डी। आप इस पे केस कर सकते थे, ठीक है। इस बच्चे ने क्या लगाया था, मैं तो देखो, और चूज द ऑप्शन मार्क 4, इसका आंसर यानी सही था इस बच्चे का, जिसने ये पेपर था, इस बच्चे ने भी चौथा आंसर लगाया था, बिल्कुल सही था इस बच्चे का। माइनस इंडक्टर के केस में हो सकता था। एक पीवीसी कंडक्टिव पाइप है, उसमें क्या लाभ होगा, तो हम जब पीवीसी जो पाइप में हम वायरिंग करते हैं, उस पाइप को हम इसीलिए रखते हैं कि हमारे जो वायर है उसमें नमी ना आए। नमी का मतलब, संसारण का मतलब होता है हम जब किसी चीज को नमी या तो पानी से बचा ले, या हम उसको क्या धुतापमान इनसे बचा ले, यानी खराब ना होने दे, उसको बोलते हैं संसारण। उससे बचाना और नमी के प्रति प्रतिरोध, यानी नमी को अंदर नहीं आने देना, इन सभी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पीवीसी का यूज करते हैं, ठीक है। पीवीसी का तापमान कम होता है भैया, ठीक है। 1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है भैया। 1 एचपी बैटरी इसमें कितना होता है, 746, मैट्रिक्स में कितना होता है ये बताना आपको, 735। और 1 एचपी एक किलोवाट बराबर कितना होता है, 1.34 एचपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसका मिलान कीजिए। किसका मिलान, तो ये हमारा मेजरमेंट से क्वेश्चन है, मीटर्स वाले से। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब हमारा मीटर जो होता है वो परफेक्ट मान बताए। ऐसा नहीं कि मैं मान लो 5 एम्पियर तो बता रहा 5.4 एम्पियर करंट आ रहा है, ऐसा नहीं बताना, परफेक्ट मान बता, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होगी, मापित चर वास्तविक मान, हाँ, यानी वो चीज हमारा ए का फोर्थ, कोई भी चीज हमारा वास्तविक मान बता, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, है ना। परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्धता बोलती है कि भाई बार बार स्वयं ही सही होने का, ठीक है, की क्षमता बताए। यानी परिशुद्धता ये होता है कि वो मीटर अपना जो कांटा होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें बार बार रेस, तो वो कांटा बार बार वहीं पे कि मैं इतना ही किलोमीटर 70 पे स्पीड पे चल रहा हूं, तो बार बार ये बताए, उसको बोलते हैं परिशुद्धता, ठीक है। विभेदन, रिसोल्यूशन क्या होता है, विभेदन क्या कहता है कि आपका जो चर, ठीक है, न्यूनतम डिफेक्ट हो, यानी आपने जो नापे गया उसमें, यानी मान लो आपने 5 एम्पियर करंट बता रहा था, ठीक है, एम्पियर आ रहा 5 पॉइंट, आपने 002 बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए परिवर्तन। सुग्राह्यता, आपका जो आउटपुट परिवर्तन है और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, सुग्राह्यता। यानी आपने जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने मीटर से मेजरमेंट करा, तो आपका आ रहा था 5 एम्पियर, ठीक है, आपने इनपुट भी 5 एम्पियर दिया और आउटपुट भी मान लो आउटपुट आ रहा 4 एम्पियर, तो आपने बोला ये सुग्राह्यता कैसी है भैया, ये रेशो तो बराबर आना चाहिए, तो ये बताता सुग्राह्यता, आपका आउटपुट और इनपुट में कितना परिवर्तन आ रहा है। 1 एम्पियर का जो अंतर आ रहा है, तो ये इसका आएगा 4 का ए, ठीक है, हाँ 4 का ए, चौथे का बी देख लीजिएगा, है ना, दूसरे का सी और ये पहले का डी, ऐसा ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो बिल्कुल सही है आते हैं। इंटरमीडिएट स्विच में टर्मिनल होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, पहले मैं बता रहा हूं, स्विच पहला होता है वन वे स्विच, एकल स्विच, जिसको हम स्विच का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है। ये स्विच करंट को केवल एक बार रोकता है, इसलिए इसको वन वे स्विच या एकल स्विच कहते हैं। टू वे स्विच क्या होता है, हम सीडी वायरिंग, जीने की वायरिंग में यूज करते हैं, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये करंट को 2 जगह से रोकता है। सीडी पे देखना, आप नीचे से बंद करा, ऊपर जाके चालू करते हैं, ठीक है, हाँ या ना। तीसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, तो इंटरमीडिएट स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, 4 टर्मिनल होते हैं। ये 4 टर्मिनल, ये कहां लगता है, ये क्या काम आता है ये स्विच दूसरा, तो ये स्विच वहां यूज होता है जहां पर हमको एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना। एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए हम इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं, ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। एक मोटर के वाइंडिंग तारों निम्नलिखित कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, सबको पता है, हम मोटर के लिए हम कॉपर यूज करेंगे, ठीक है। यदि कॉपर नहीं तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे, पर कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी चालकता कितनी होती है, 90%, मैंने बताया था दोस्तों। फ्रंट पिच और बैक पिच का औसत क्या कहलाता है, तो फ्रंट पिच और बैक पिच का औसत कहलाता है हमारा
एवरेज पूछ रहा ना, एवरेज, हाँ एवरेज, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटे 2, ये इसका एवरेज कहलाता है। ठीक है, डीसी मशीन में विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध के मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेगर, मेगर का यूज करते हैं दोस्तों। क्या का? मेगर। ठीक है, मेगा ओम में बताता है ये। किसी फैक्ट्री में यदि कुल लोड 100 किलोवाट है, ठीक है, उसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो लोड कितना होगा दोस्तों? लोड पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पावर फैक्टर का मान होता है हमारा वोल्टेज इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा यानी इसको पावर फैक्टर लोड गुणांक। पावर फैक्टर का मान कितना हमारा? ठीक है, 100 किलोवाट, हाँ 100 किलोवाट, 100 किलोवाट यानी पावर कितना? 100 किलोवाट। लोड कितना हमारा? 0.8, ये पॉइंट हटा यहाँ पे करा गुना, 10 में 8 का करा तो कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा लोड? 80 किलोवाट। मशीन में पोल पिच क्या होता है? पोल पिच होता है दोस्तों, पोल पिच होता है चालक या कंडक्टर की संख्या बटे पोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारे सलाटों के बीच में कोयल रखी है, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पोल पिच। दो कोयल के बीच का अंतर। ठीक है, सलाटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिया गया अगर निम्नलिखित में से, ठीक है ये भी नहीं है, हम मोटर को रीवाइंडिंग करने से पहले लंबाई का रिकॉर्ड क्यों करते हैं? तो हमको रीवाइंडिंग करने से पहले कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, उसकी जांच करने के लिए हम ओवर हैंग लेंथ, उसकी लेंथ नापते हैं। भाई प्रॉब्लम की उसकी लंबाई इसलिए नापी जाती है हमको, जो कि भाई हमको जो डाटा चाहिए उसमें कितना वायर हमको डालना है, कितना उसमें गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज लगेगा, ये सारी चीजें हम इसके लिए मोटर की रीवाइंडिंग के पहले हम लेंथ का डाटा निकालते हैं। ठीक है, और फिर इससे ही, नहीं तो आपने डाटा गलत डाला तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। ये बोल रहा है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के साथ स्विच बोर्ड कहानी लगाते हैं, तो हम इसको गैस की स्टोव, जहां पर आप गैस हो या सिंक हो, पानी का नल हो, वहां पे लगाते हो क्या? नहीं लगाते। ठीक है, अगला है डीसी आपूर्ति में एसी रिले का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ सही बात है, डीसी रिले की जगह हम यदि डीसी रिले लगा तो एसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसी रिले में जब डीसी देंगे तो उसमें प्रेरणी प्रतिघात की उपस्थिति में धारा खींचेगा और कुंडली जल जाएगी। सही बात है। देखो प्रेरणी प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल 2 पाई एफ एल। यदि डीसी देंगे तो डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0, और डीसी की आवृत्ति यदि 0 होगी तो इसमें उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, और करंट क्या हो जाएगा? अनंत। और करंट जब अनंत होता है तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट, तो जल जाएगा। तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। सिंगल फेज प्रेरण रूपण ऊर्जा मीटर है, उसमें कुंडली में वोल्टेज किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों ये हमारा जो एनर्जी मीटर होता है, जो हमारे घर पे यूनिट बताता है, वो इस तरह से रहता है, इसमें रहता है। ठीक है, और इसके बीच में कॉइल लगी रहती है। ठीक है, इस तरह से, और यहां पर हमारा होता है वोल्टेज कॉइल जो लोड और सप्लाई के साथ जुड़ी होती है, और यहां लगी रहती है हमारी करंट कॉइल, और यहां लगा रहता है मैग्नेट। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ी होती है? हमारे वोल्टेज कुंडली के साथ। डक्ट केबल बिछाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? उसको ढक देना चाहिए कि कोई इशू नहीं आए। डक्ट केबल बिछाने के बाद आप उसको ढक देना, आपको दिक्कत नहीं आए। निम्नलिखित में से आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण करने वाली डीसी मोटर की टॉर्क और स्पीड के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों आर्मेचर मोटर यदि कोई आर्मेचर प्रतिरोध है, उसमें कंट्रोल करने वाली डीसी मोटर का टॉर्क और स्पीड के बीच क्या अंतर होता है? टॉर्क और स्पीड के बीच हमेशा विपरीत अंतर होता है दोस्तों, याद रखना। जो टॉर्क क्या होता है पहले तो ये बता देता। टॉर्क क्या करता है? किसी मोटर यदि किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉर्क। यानी समझो एक, ठीक है, एक कार है और एक ट्रक है। ज्यादा वजन कौन उठा सकता? ट्रक। तो ट्रक का टॉर्क ज्यादा रहेगा पर गति क्या होगी? कम। हाँ या ना? दोनों की हम तुलना करें तो तेज कौन भागेगा? हमारी कार। तो कार की गति ज्यादा होती है, उसका टॉर्क कम होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। और ट्रक का टॉर्क ज्यादा होता है, ज्यादा सामान को यानी ज्यादा लोड को ले जा सकता है, और गति कम होती है। तो याद रखना दोस्तों, टॉर्क तो टॉर्क स्पीड है ना। तो टॉर्क और स्पीड में क्या दिक्कत? टॉर्क हमेशा स्पीड के क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ने के साथ टॉर्क क्या होता है? घटता है। क्लियर है दोस्तों? आरएल परिपथ में इंपीडेंस का सूत्र क्या होता है?
यानी हमारे इसमें बोला है आरएल सर्किट में, एसी सर्किट में होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा है। तो इसका सूत्र होता है हमारा Z बराबर इम्पीडेंस R का स्क्वायर प्लस एक्स, एल है ना, हाँ एल का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। को क्या सेल टाइप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से क्या पहचाना जाता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस टाइप से होता है जिसमें एक जो बीच में लिंब होता है, इस लिंब में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कर देते हैं। इस लिंब का जो क्षेत्रफल होता है ये वाले भाग के 2 गुना होता है। जैसे मान लो ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर होगा दोनों से, ठीक है। इसमें लीकेज कम होता है, इसका उपयोग हम हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए इसका यूज करते हैं। सेंटर लिंब में होता है। क्लियर है दोस्तों? लोड बढ़ाने पे डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज बेग ईएमएफ माइनस आर्मेचर करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये सूत्र होता है जनरेटर का, ठीक है। तो अब आप में क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज के जो ईएमएफ है वो समानुपाती होता, पर जो टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर करंट क्या होता है, उल्टा होता है, और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, उल्टा। यानी ये दोनों आर्मेचर करंट क्या होता है, लोड, यानी इन दोनों में परिवर्तन होने पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगी। यदि आर्मेचर करंट बढ़ा होगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। तो लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। भूमिगत केबल में इंसुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम इंसुलेशन इसीलिए कर रहे हैं, जब आर्मिंग कर रहे हैं, उसमें बेडिंग कर रहे हैं, सर्वाइंग कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें जो इंसुलेशन है उसको भौतिक सामर्थ्य वृद्धि मिले, ठीक है। हम करंट को पहुंचाने के लिए हम चालक का यूज कर रहे हैं। यदि इंसुलेशन है तो इंसुलेशन का हम इसलिए कि करंट लीकेज बाहर ना हो, उसको सामर्थ्य शक्ति ज्यादा मिले, जमीन के अंदर गड़ा हुआ वायर है, इसलिए हम इसको ही करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व करा है। दोस्तों यदि आप भी कर रहे हो मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तैयारी, कोई से भी आईटीआई रिलेटेड टेक्निकल हेल्पर कर रहे हो, हरियाणा लाइनमैन के कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में लाइनमैन की कर रहे हो, तो किसी की भी लाइनमैन की तैयारी करने के लिए आप दोस्तों निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल से तैयारी कर सकते हो, जहाँ पे निःशुल्क क्लासेस चल रही है। अभी 36 क्लास अभी तक हो जाएगी। तो दोस्तों आप यदि देखना नहीं देखा है अभी तक और आप भूल चुके हो कि कहां से पढ़े, तो आप दोस्तों एक बार जरूर विजिट करें, चैनल को देखें, ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर गरीब से गरीब विद्यार्थी पढ़ पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलो अपना